यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। यस, क्या मैं सभी को ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल हूं? फिर हम अपने एक्ट की शुरुआत करते हैं। यस, आई होप सभी को अब तो मैं ऑडिबल होऊंगा। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्या इसको अकेले हम पढ़ने वाले हैं? कभी नहीं। इसको पढ़ने के लिए साथियों मैं बता देना चाहता हूं, यह एक्ट अपने आप में काफी नहीं है। इसको पढ़ने के लिए हमें यूएपीए कानून भी पढ़ना पड़ेगा। एनएसए को पढ़ने से पहले हमें इन एक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। टाडा, अरे वो संजय दत्त की याद आती है टाडा से कि नहीं आती है? पूरा उसकी जवानी खराब कर दी उस संजय दत्त की वजह से। जो टाडा एक्ट फेमस हुआ, इसके बाद मीसा एक्ट जो आया, आपका पोटा एक्ट आया, ये सभी को हम आज समझेंगे बैक टू बैक। तो आप सभी को बता दूं, क्लास में सिर्फ एनएसए की बात नहीं होगी। एनएसए के स्टार्ट होने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब से एनएसए के जैसा कानून स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या वो चलते हुए आ रहे हैं, या सिर्फ एनएसए ही खड़ा है ऐसे? नहीं, एनएसए के अलावा कई कानून देश की सुरक्षा के नाम पर बने हैं और उनमें से कई तो अभी निरस्त हो गए हैं, रिपील्ड हो गए हैं, कई अभी भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएपीए कानून भी एनएसए की तरह अभी भी चल रहा है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें आज समझना पड़ेगा। तो क्या है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम 1818 से इसकी शुरुआत करेंगे। पूरा बेस से बता रहा हूं, एंड तक बने रहिएगा। कभी भी सिक्योरिटी लॉज जितने भी हैं, सुरक्षा अधिनियम, कभी भी गलती नहीं करोगे। आपने सुना होगा कि इनके ऊपर, फलाने के ऊपर रासुका लग गया है। रासुका का मतलब क्या होता है? एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। तो अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1818 की बारी आई। बंगाल रेगुलेशन थर्ड वॉज एनेक्टेड। सबसे पहला कानून कौन सा था? बंगाल रेगुलेशन थर्ड। देखो यहां पर अगर हम देखें कि भाई ये जो ईयर है 1858, तो ये 1818 जो ईयर है, ये कब का साल है? यह जो साल है, यह ब्रिटिश कानून का साल है। गेटिंग माय पॉइंट? जब अंग्रेज हमारे यहां पर राज करते थे, तब एक कानून आया जिसका नाम था बंगाल रेगुलेशन 1818। लेकिन इस कानून को ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया। इसके बिगिनिंग में यह कानून क्यों आई? निवारक निरोध कानूनों की शुरुआत हुई थी। अगर मैं कहूं डिटेंशन लॉज इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर, तो आपका आंसर होना चाहिए इट स्टार्टेड फ्रॉम 1818। 1818 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि था बंगाल रेगुलेशन। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप लोग को बता दूं 1818 में क्या था। मतलब यह भी एक गुंडा कानून था क्या? क्या यहां पर ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था क्या? नहीं, अंग्रेज कभी भी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भारत में कानून बनाते आए हैं। वापस से बोल रहा हूं, सुनिएगा, विचार विमर्श करिएगा कि जो अंग्रेज हैं वो यहां पर जो कानून बनाए हैं साथियों, यहां पर जब थे, वो कभी भी देश की सुरक्षा, भारत के वासियों की सुरक्षा के लिए कभी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी सुरक्षा में कानून बनाया। एग्जाम्पल आर्म्स एक्ट ले लो। जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो ये डर गए कि अरे ये तो हमें घुस घुस के मारेंगे। जिस घर में देखो, हर घर में ये तमंचा लेके बैठे हैं, बंदूक लेके बैठे हैं। तो आर्म्स एक्ट बना दिया कि जो अंग्रेज हैं उन्हें ही आर्म्स रखने का अधिकार है पूरे भारत में, भारतवासियों को अधिकार ही नहीं है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा में एक कानून बनाया, बंगाल रेगुलेशन थर्ड, जो कि 1818 था। इस कानून में क्या गंदा काम था देखते हैं, चलिए। दिस रेगुलेशन एम्पावर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब लोक शांति को बनाए रखने के लिए यह किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार देता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी विदाउट गिविंग, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट गिविंग द पर्सन रिकोर्स टू जुडिशियल प्रोसीडिंग और लीगल रेमेडी। मतलब ना आपको सुरक्षा मिलेगी, ना आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मिलेंगी, ना आपको बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बस आपको लेंगे और अंदर डाल देंगे। तो क्या ऐसा कानून सही माना जाए?
बिल्कुल नहीं माना जाए। अब आगे की बात, यहां पर बिना बताए अरेस्ट कर लिया। फिर ये आदमी दिख रहा है ना, ये इसका नाम रॉलेट है। ये आदमी जो है बड़ा ही खतरनाक है। इस आदमी ने बहुत गलत काम किए हैं। इंडिया में कानून ऐसा लाया जिसे गुंडा कानून कहा हमने। क्या कानून लेके आया जरा देखिएगा। इन 1919 रॉलेट एक्ट वर पास्ड। रॉलेट एक्ट, आप जब यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो अगर लेक्चर देखेंगे जरूर समझेंगे, क्योंकि वहां पर आता है ये काला कानून। रॉलेट एक्ट क्या है? अगर कोई भी जुडिशरी कैंडिडेट हो पूछ ले व्हाट इज रॉलेट एक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? तो आज सुन लीजिएगा। एक और कानून पास हुआ 1919 में जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अंडर द रॉलेट एक्ट 1919 सस्पेक्टेड पर्सन, जो संदिग्ध पर्सन है, उसको गिरफ्तार किया जाता था और उसकी ट्रायल भी नहीं होती थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब बिना ट्रायल के इनको अरेस्ट कर लिया जाता था। ट्रायल कुछ नहीं है, चलिए अंदर बैठिए। तो क्या अगर किसी व्यक्ति को उसके लीगल राइट्स को ही आप एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हो? ऐसा कानून क्या कोई कानून है जी? बिल्कुल नहीं। ऐसे कानून को हम नहीं मानते हैं। ऐसा कानून गड़बड़ कानून है, बिल्कुल। अब आगे की बात को देखिएगा ध्यान से, आगे की बात को देखिएगा। रॉलेट एक्ट का एक्चुअल में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। एक्चुअल में जो ओरिजिनल एक्ट है उसका नाम है एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस एक्ट को बनाने वाले थे रॉलेट। इस एक्ट को बनाने वाले थे, उनका नाम था रॉलेट। ये थे, इस व्यक्ति ने इस कानून को बनाया था, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसलिए इस कानून को फेमस वर्ड, जो इस एक्ट को इनकी वजह से रॉलेट एक्ट कहा जाता है। बट रॉलेट एक्ट ऐसा कोई कानून इंडिया में नहीं था, समझे? हमारे यहां जो कानून था वो ये था, बस इसको रॉलेट ने बनाया था। रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, उस कमिटी ने जिसको बनाया था, इसलिए इसको क्या बोला गया? रॉलेट एक्ट बोला गया। अब इसके बाद देखिएगा, इट वॉज अ लॉ एनेक्टेड ऑन 19 मार्च 1919। यह 19 मार्च 1919 को यह कानून बना था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ इंडिया, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रशिंग द नेशनल मूवमेंट एमर्जिंग इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, अंग्रेजों की ऐसी तैसी, समझो, अंग्रेजों की ऐसी तैसी करने के लिए 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ये जब हमारा देख रहे हो ये माजरा, बोलो इस भीड़ में कहां अंग्रेज दिखेंगे? हैं? उनकी 7 पुश्तें नहीं खत्म कर दे ये लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को कुचलने के लिए कानून बना दिया। According to this act, anyone can be imprisoned without trial. किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई ट्रायल व्रायल नहीं होगी, विचारण, सीधा डालो इसको, भरो जेल में। अब देखिए, एक जो ये कानून बना था, दिस लॉ वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी। एक सेडिशन कमिटी थी, सेडिशन कमिटी की अध्यक्षता में, उनकी सलाह पर यह कानून बना था, जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट था। और यहां पर मैं बता दूं, इसके हेड कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। पता नहीं मैं सर बोलूं कि नहीं बोलूं, साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इनको मैं सर बोलूं? देखो तो, मतलब इतनी सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में हमको पढ़ाई गई कि हम सर भी बोले और सिडनी रॉलेट भी बोले। और इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने हमारे देश में गुंडा कानून लागू कर दिया। चलिए, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो कहते हैं सिडनी रॉलेट, ये रॉलेटवा था ना बहुत। अब क्या था आप लिखिएगा, इसने गुंडा कानून बनाया। इसके बाद की बात देखिएगा, हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज बाहर गए, अंग्रेजों की फिर से ऐसी की तैसी। अब देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 नेहरू गवर्नमेंट एनेक्टेड। ठीक है जी, कांग्रेस की सरकार आई, 1950 भारत आजाद हुआ। कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी साम्राज्य को स्थापित किया, हर जगह कांग्रेस का परचम लहराया। लेकिन आगे देखिएगा, नेहरू गवर्नमेंट जब एनेक्ट हुआ तो एक कानून बनाया गया, द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950। क्या संविधान की याद आती है आपको? यस, बिल्कुल आएगी। एक एक्ट बनाया, पीडीए एक्ट बोला गया इसको। क्या बोला गया? पीडीए कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब आगे की बात देखिएगा, विच वॉज अप्लाइड टिल डिसंबर 1969।
ध्यान से समझिएगा, यह 1950 में कानून बना था और 1969 तक इसको क्या कर दिया, ठिकाने लगा दिया, खत्म कर दिया, देन इट वाज रिपील्ड। अभी मैं 1980 तक पहुंचाऊंगा आपको, 1818 से चला हूं, 1980 का जो कानून था आपका एनएसए, वहां तक आज आपको पहुंचाऊंगा। अब आगे की बात देखिएगा, ये ए है जी, ठीक है, एनएसए, एनएसए तक आपको लेके जाऊंगा। अभी 1950 में हम आ गए हैं, लेकिन अब बहुत सारे आतंकवादी हमारे देश में घुस गए थे। अरे आतंकवादी बहुत सारे घुस गए थे कि नहीं घुस गए थे? 1950 से ले लो और 2010 तक तो हमारे यहां आतंकी हमले ही होते थे। हर व्यक्ति, अरे हर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेना का जवान, हर व्यक्ति शहीद हो रहा था। जहां देखो वहां आतंकवादी घटनाएं। तो इन आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए इंडिया में सिक्योरिटी लॉस की बाढ़ आ गई। तो बताओ 1950 में भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा कानून आया? पहला कानून आया जो वह था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब ये 1969 तक चला। अब देखो जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की बात करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं आएगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं आएगी? संविधान की बात आएगी। आपने डिटेंशन वर्ड कहां पे पढ़ा है? संविधान के अंदर आपने पढ़ा है। संविधान के अंदर आपने कहां पर पढ़ा है? आर्टिकल 22 में पढ़ा है। आर्टिकल 22 में पढ़ा है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 आपको बहुत सारे अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम एक्चुअल में जो हम एक्ट पढ़ने आए हैं वह है एनएसए। जब हम एनएसए पढ़ेंगे ना तब हम इस पे वापस आएंगे, इन आर्टिकल्स पर आएंगे, अभी नहीं। ये आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, लेकिन एनएसए इनकी धज्जियां उड़ा देता है, आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इनको मैं डील नहीं करूंगा, जब एनएसए पढ़ाऊंगा ना तब इसको डील करूंगा। अभी आप सीधी बात करिएगा। आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था वह आया और संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया था। देखिए सेक्शन 22 क्लॉज 3 के अंदर, बस इतना देख लीजिए, अंडर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर हम इसको पढ़ेंगे, बट यहां पर इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है जी। अब देखिए 1950 में आपका एक कानून बना, 1950 में पीडीए एक्ट आपका बना, लेकिन फिर उसके बाद 1958 में एक और कानून बना, एएफएसपीए एक कानून बना। अरे ये कानून क्यों बना, क्या था इसका कारण, समझिएगा अच्छे से समझिएगा। एएफएसपीए जो कानून था उसका फुल फॉर्म था आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। कमेंट दिख नहीं रहे। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 इसका नाम बोला गया, ठीक है जी। इट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर मामला क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कश्मीर की घाटियों में, यह बात करें जो हमारे ये पुलवामा वाला जगह है, जो जहां पर श्रीनगर वाला एरिया है, यहां पर आसाम का एरिया हो गया, यहां पर लोग गुरिल्ला वार करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी हासिल मूवी इलाहाबाद में बनी थी। वहां पर क्या लिखा हुआ पता है आप सभी को? वहां पर इरफान खान एक बहुत ही अच्छे उम्दा एक्टर है, उन्होंने हासिल मूवी में एक डायलॉग बोला था, हम गुरिल्ले हैं तो क्या हुआ, गुरिल्ला वार करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू हम छुटपुटे हैं तो क्या हुआ, तुमको छुटपुटा वार करेंगे। तो ये कहानी शायद हमारे देश में आतंकवादियों ने पकड़ ली। ये तो उन्होंने गुड फेथ में बोला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम गुरिल्ले हैं तो क्या हुआ, गुरिल्ला वार करेंगे। अब जहां पर घाटी में से आते, आके बम बांध के फोड़ देते। तो ये चीजें डिस्टर्ब्ड एरिया में ज्यादा हो रही थी। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए एक कानून बना जिसका नाम रखा गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, और इन लोगों ने इन आतंकवादियों की ऐसी की तैसी। अब देखो, इट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इट ग्रांट्स स्पेशल पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। जो डिस्टर्ब्ड एरिया थे उसमें लोक शांति को बनाए रखने के लिए यह कानून पारित हुआ। तो क्या लोक शांति बनी? बिल्कुल बनी। आपको बताना चाहूंगा, आ रहा हूं कश्मीर, कोई देख रहा हो तो याद करिएगा, कश्मीर बहुत जल्दी घूमने आऊंगा। ये अपना कश्मीर घाटी है, समझ रहे हो? इसके पीछे ये देखो, ये घाटियां है कश्मीर की, ये सारी। ये देखो यहां पर क्या हुआ,
अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सभी जगहों पर अशांत क्षेत्र इनको डिक्लेयर किए गए। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम, छठा नागालैंड, इनको अशांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को प्रारंभ में इस विधि के अंतर्गत विशेष शक्तियां प्राप्त थी। समझ में आई बात? इसमें विशेष शक्तियां प्रोवाइड की गई थी साथियों। अब आगे की बात, मतलब यहां पर ऐसा क्या हो गया, पुलिस नहीं है क्या? यहां पर पुलिस है, पुलिस है, लेकिन पुलिस किस लिए है? पुलिस पकड़ेगी हेलमेट, हेलमेट नहीं पकड़ पहना है, लो 500 का चालान। अच्छा, तुम दारू पिए हो, चलो जेल में। मतलब पुलिस इतना ही काम कर पाई वहां पर। अब बताओ, ये आतंकवादियों के सामना पुलिस करेगी? तब इनको भेजा गया, इनको भेजा गया। देख रहे हो ना इनके बंदूक, हाँ, ये बहुत खतरनाक बंदूक है। एक बार ट्रिगर दबी नहीं कि 12 बोर की गोलियां एक साथ बिछ जाती थी। तो ऐसे लोगों को यहां पर भेजा गया। कश्मीर घाटी में भी आतंकवादी घटनाएं होने लग गई। इनमें बढ़ोतरी हुई 1990 के बाद। यहां पे जो अलगाववादी नेता थे, सेपरेटिस्ट थे, इन्होंने भी यहां पर खूब आतंकवादी घटनाएं मचाई। तो इनको फिर से याद किया गया इनके हथियारों के साथ, और यहां से गोलियां चली और सारे बाहर हो गए। ठीक है। अब 1958 के बाद एक और कानून आया 1967 में, जिसको बोलते हैं यूएपीए कानून। ये बहुत फेमस कानून है, आपके पूरे जीवन में काम आने वाला कानून है ये। आप सोचिएगा, जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आप लोग टीवी चलाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है साथियों? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार ये क्या बोल रहा है, टाडा कानून के तहत गिरफ्तार किया, पोटा के तहत गिरफ्तार किया, यूएपीए कानून। हमने तो आईपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, ये कानून तो नहीं पढ़ा। और रिपोर्टर बोल के चला जाता है। हालांकि एक बात बताऊं अंदर की, रिपोर्टर को भी नहीं पता इसका फुल फॉर्म। ये तो बस यूएपीए बोलते हैं, एनएसए बोल देते हैं, रासुका बोल देते हैं, इनको भी नहीं पता है। लेकिन अपने को पता होना चाहिए। समझिएगा, द अनलॉफुल एक्टिविटीज, यू फॉर अनलॉफुल, ए फॉर एक्टिविटीज, पी फॉर प्रिवेंशन और एफ फॉर एक्ट। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 आया। अब ये जो कानून था यूएपीए, ये क्यों लाया गया? ये देखो, डरा रहा है कि नहीं डरा रहा है? हथकड़ी से बिल्कुल डरा रहा है। देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या था हम समझेंगे। दिस लॉ इज स्टिल इन फोर्स, अभी भी यह कानून लागू है। इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और ये यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, सब में इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेंडमेंट इन द एक्ट 2004 में पहली बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर इसके बाद 2008, 2012, और अभी बिल पास हुआ था लेटेस्ट अमेंडमेंट। ये क्या बोलूंगा इसको मैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट। पूछा जाता है यूएपीए कानून में लेटेस्ट अमेंडमेंट कब किया गया? 2019 में इन कानून में अमेंडमेंट किया गया। अब जो ये यूएपीए कानून है साथियों, ये बहुत ही शानदार कानून है। मैं तो आज भी कहता हूं ऐसे कानून की बहुत जरूरत है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो। बस देखो, इस कानून का, यूएपीए कानून का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है जरा हम समझते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, घर की भाषा में। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को क्या करना है? आतंकी गतिविधियों को क्या करना है? रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है। मतलब मार्किंग होती है जी, ध्यान से सुनिएगा, मार्किंग होती है। यहां पर मार्किंग कैसे होती है? मार्किंग ऐसे होती है, अच्छा ये कश्मीर में, इसको टिक मार्क करो, इसको टिक मार्क करो, इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद योगी जी आ जाते हैं, अच्छा अपने यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ये खालिदवा है, चलो इसको, खालिद को भी आर पार करो। अच्छा इसको ये भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी उड़ा दो। कहने का मतलब यहां पर मार्किंग की जाती है कि किसकी जीप पलटनी है। यूपी में तो जानते ही हो, किसकी जीप पलटनी है ये तो गवर्नमेंट तय करती है। कानपुर में आपने देखा ही है। तो यूएपीए कानून के तहत बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं। तो मार्किंग कर दी गई, पुलिस ऑफिसर्स उनको मार्क कर देते हैं। अब देखिएगा, इस मामले में एनआईए का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की काफी शक्तियां होती है। यहां एनआईए के महानिदेशक चाहे तो किसी मामले की जांच के दौरान वह संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की या जब्ती भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है,
उसको तो बर्बाद किया ही जाता है। उसने जितना पैसा कमा के अपना घर बार बनाया है, याद रखिएगा, घर और बार दोनों नष्ट कर दिया जाता है, अटैच कर दी जाती है प्रॉपर्टी, अटैच करके बेच दी जाती है, सरकारी पैसा में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो यूएपीए कानून लग गया तो आपकी खैर नहीं। लेकिन 2000 अगस्त 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और इसमें क्या हुआ देखिए, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि यार जी समझ गए मेरी भावनाओं को, बिल्कुल, मतलब घर तो आपका जाएगा ही जाएगा और जो बाहर आप घूमने जाते हो वो भी आपका हो गया, सब कुछ समझो। अब मेरी बात को समझो, किसी को भी आतंकवादी घोषित करने के लिए कौन सा कानून बना है? तो आप बोलेंगे यूएपीए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया गया तब क्या होगा? तब क्या कोई कोर्ट उसको सुनेगा? नहीं। कोर्ट की पावर एक तरफ, इनिशियल ओरिजिनल पावर कोर्ट की अभी नहीं आएगी। सबसे पहले रिव्यू कमेटी होती है सरकार की रिव्यू कमेटी उसको रिव्यू करेगी और वह व्यक्ति सरकार की रिव्यू कमेटी को बोलेगा, हे भाई हमने कुछ नहीं किया है, हमको क्या करो, आतंकवादी का टैग हटा दो। तो आतंकवादी का टैग हटाने के लिए भी, ध्यान से समझिएगा, आतंकवादी का टैग हटाने के लिए भी कोर्ट हटा सकती है क्या? पहले आप कहोगे नहीं, सरकार की रिव्यू कमेटी टैग हटाएगी कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। अब सरकार चाहे तो नहीं भी हटाएगी। अगर सरकार नहीं हटाती है तो क्या वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि मुझे आतंकवादी डिक्लेयर जो किया गया ये हटाया जाए, मैं आतंकवादी नहीं हूं? तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपके पास एक अपील का प्रावधान रहेगा। क्या कह रहा हूं? अपील का। हाउएवर, देखो, आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हाँ, रिव्यू कमेटी भी परेशान कर रही है, नहीं मान रही है, तो आप अपील कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है, लेटर ऑन स्टेज पे। ये था आपका यूएपीए कानून। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार देखो यार, जब पढ़ाई करते हो ना तो एक बात याद रखा करिए, हाँ मैं जीवित हूं, मैं देख रहा हूं लेक्चर और मुझे मजा आ रहा है। यार ऐसे कानून अभी तक तो नहीं सुने थे, अब सुना है। इन कानून के बारे में या तो बस मीसा सुना, मीसा का फुल फॉर्म नहीं सुना। तो आज मैं मीसा कानून के बारे में बताता हूं। अब ये मीसा कानून कब आया? ये मीसा कानून 1971 में आया साथियों। कब आया? 1971 में। तो इसके पहले यूएपीए कानून कब आया था? ध्यान से देखते रहिएगा वन बाय वन। यूएपीए कानून कब आया था? 1967 में। तो आपका मीसा कानून कब आया था? 1971 में। इसको मीसा का पूरा नाम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जिसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। कहने का मतलब, आज आपको मैं कड़वी बात बोलूंगा, लेकिन आप लोग को मुझे कभी भी पॉलिटिकल नहीं करेंगे कि नहीं सर तो पॉलिटिकलाइज बात करते हैं, ये तो पॉलिटिकल हो गए हैं सर। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, हाँ चलो मैं एक बात बता देता हूं। यहां पर एक पॉलिटिकल बात बोलूंगा, लेकिन आप पॉलिटिकल इसको नहीं जोड़ेंगे। कांग्रेस सरकार ने मीसा एक्ट को लेके आया था, लेकिन यह कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि मीसा कानून भी गुंडा कानून की तरह एक तरह से लागू हुआ। हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, 1975 की जब बात चल रही, जब इमरजेंसी लगी थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1971 में कानून बना था, लेकिन 1971 में इसका यूज इतना नहीं किया गया। इसका यूज कब किया गया? 1975 में। जिसने 1975 में इमरजेंसी का विरोध किया, आइए जरा साइड में, साइड का मतलब समझे, इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मेरी बातों का समर्थन नहीं करेगा उसे मीसा कानून के तहत हमारे देश की सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार किया जाए और जेल में भेज दिया जाए। आपको बताना चाहूंगा, यह कानून इतना गंदा कानून था कि इसके तहत आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया। नाम बताऊंगा, सोचते रहेंगे। 1971 को 1977 में निरस्त कर दिया गया था। ये 6 साल ही चला था। देख रहे हैं ना आप इनको? हाँ बिल्कुल, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मीसा के तहत जेल की हवा खानी पड़ गई थी। मीसा के तहत, ठीक है, इनको भी जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि इन्होंने विरोध किया था 1975 वाले टाइम में। आजाद भारत का सबसे कुख्यात कानून बना मीसा। 1 लाख लोग हुए थे अरेस्ट। सोचो, ऐसा हो सकता है 1-1 लाख लोग अरेस्ट कर रहे हो आप?
नहीं, ऐसा तभी होता है जब किसी सरकार की मंशा होती है। लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस सरकार की भूल यहीं से स्टार्ट हुई थी, वरना कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी कहीं नहीं थी। यहां से थोड़ा सा कांग्रेस ने गलतियां चालू करी, जिसकी अभी भी वो सजा भुगत रही है। लेकिन अगर कांग्रेस ने बढ़िया सुधार किया नहीं, तब तो बर्बाद हो जाएगी। अगर सुधार कर लिया तो आबाद हो जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मीसा कानून साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया था, क्योंकि जो सरकार का विरोध करा उसको डालिए जेल में। आगे की बात सुनिएगा। जून 1975 में लगाया गया आपातकाल शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका दंश आज तक पार्टी झेल रही है। इस दौरान लगाए गए मीसा कानून के तहत विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष के कौन कौन से नेता, नंबर लगाइए, पूरी बीजेपी अंदर थी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जय हो। फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जो रथ चलाए थे पूरे भारत में, इनको भी डाल दिया। अरुण जेटलीवा, अरे बाप रे बाप, इनको तो भी अरेस्ट कर लिया। देखो, जो रक्षा मंत्री और वो पता नहीं कौन कौन से मंत्री हैं अभी, इनको भी जेल में डाल दिया गया। ऐसा कानून, हाँ आज नहीं है, छोड़िए, इधर देखिए, ऐसा कानून जो इन सबको जेल में डाल रहा है, तो क्या ऐसे कानून की जरूरत है हमारे देश में? नहीं, इसलिए इस कानून को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो आपको अब आएगी साथियों, कि हमारे लालू प्रसाद यादव भी मीसा कानून के तहत जेल में गए। जब ये जवान थे, इनके बाल नहीं पके थे, तब ये भी, आपके बिहार से कोई हो तो यहां पर बताइएगा, क्या ये जेल गए थे कि नहीं गए थे लालू प्रसाद यादव? तो मीसा कानून के तहत इन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ गई थी। अब लालू प्रसाद यादव जेल क्यों गए थे? अब गए थे आंतरिक सुरक्षा में खतरा पैदा हो गए थे। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? मीसा कानून के हिसाब से। और मीसा कानून को बनाया किसने था? इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो बताइए, इनकी बनेगी कभी? लेकिन आज आप देखेंगे, यही पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, हमेशा जहर उगलती हैं और घर पे दुआ सलाम सब करके जाती हैं। हमें पॉलिटिकलाइज नहीं होना है। अब देखो, जब ये जेल में गए तब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इनकी वाइफ ने, जब ये जेल में गए तो प्रेग्नेंट थी वाइफ, तो जब ये जेल में चले गए उसके बाद इनकी एक बेटी का जन्म हुआ, ठीक है, इनकी एक बेटी का जन्म हुआ। और इनकी ये देखो एक बेटी है, इनका नाम मीसा रखा गया। मतलब लालू प्रसाद यादव को जेल में जाने की उपलब्धि में इस बेटी का नाम रखा गया मीसा भारती। याद रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं। अब मीसा भारती क्यों रखा गया, ये मेरे को तो समझ के बाहर है। जो बिहार से कैंडिडेट है वो जरूर बताइएगा कि क्या मीसा रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अभी तो आप मीसा रख रहे हैं, तो संजय दत्त टाडा के अंदर जेल गए थे तो अपने बेटे का नाम टाडा रखें। फिर अगर कोई पोटा के अंदर जेल गया तो अपने बेटे का नाम पोटा रखेगा। और पोटा को हमारे जोधपुर में क्या कहते हैं? जो गोबर होता है, गाय गोबर जो देती है, समझ रहे हो, गुड मॉर्निंग में, उसे कहते हैं हमारे यहां पोटा। अब तो ऐसे नाम रखना क्या सही है? ये देखो, एक होता है, मैं आपको बता दूं, बिहार का ट्रेंड है, मैं 15 दिन रहा हूं वहां का ट्रेंड है, क्या पता है आपको, कि जेल जाके आए हैं मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया है। समझे बात को? इसलिए बेटी का नाम मीसा रख दिया। यहां पे आपके बिहार में आपको बताना चाहूंगा, एक गाना भी फेमस है, आपको बताना चाहूंगा कि रात मतलब जो वहां के बदमाश लोग हैं जो जेल में जाते थे, तो उनके लिए गाना गाया गया है, कहो तो बता दूं, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे, थम्स अप करेंगे, तो आपको गाना बताऊंगा, आप लोग सुन के गौरवान्वित महसूस मत करिएगा। बस वो आतंकवादियों को, या फिर कह सकते हैं बदमाश लोगों को बढ़ावा देने के लिए गाना बनाया गया था, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके। तो चलिए, जब नहीं गा तो नहीं दूंगा, बता दूंगा, आप लोग देखिएगा। हाँ, जब कोई भी बदमाश व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल डाला जाता था, समझ रहे हो, जब जेल में डाला जाता था तो उसे, उसके लिए क्या बोला गया पता है? वो आतंकवादी कैसे गाना गाता था कि दिन में जेल होई और रात में बेल होई। कहने का मतलब, दिन में तो तुम जेल में डाल दोगे, रात को हमारा बेल अपने आप हो जाता है। पूरे बिहार का, पटना का हम घूमेंगे, ऐश करेंगे। तो उस पे ऊपर गाना गाया था कि दिन में जेल होई और रातें बेल होई। तो ये गलत बात है, ये बिहार में थोड़ा सा अब कंट्रोल में ला दिया गया है, अच्छे से कंट्रोल में लाया है। अब बिहार सुधर रहा है, 90% तो 80% सुधर गया है। चलिए अब बताता हूं,
ये कानून कब बना था साथियों? मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए बना था 1971 में। 1971 के जस्ट बाद जिस एक्ट की हम इंतजार में थे, जिसका हम नम आंखों से इंतजार कर रहे थे, उसका नाम है द नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980, 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको और क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ए भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसको कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, हिंदी में भी लिख दिया थोड़ा सा कि बुरा नहीं लगे, समझ में आ जाए, बट इसको हिंदी में मेरी राइटिंग बड़ी पुअर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लिखेंगे 1980 ही दिखेगा कुछ और, 1980। अब सही है। अब ये एनएसए जो कानून था, इसका सबसे ज्यादा मजा किसने लिया बताओ? अगर मैं कहूं एनएसए का सबसे ज्यादा मजा जो लिया है वो दो राज्यों ने लिया है, दो राज्यों के लोगों ने, या कह सकते हैं वहां के सीएम ने मजे लिए हैं। आप बता सकते हैं, अंदाजा लगाइए। इसको कहते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके तहत आपको क्या करा जाता है? आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन्ड कर लिया जाता है जैसी एनएसए लगा। मतलब हमारी योगी सरकार को आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के जो योगी सीएम हैं, उन्होंने, आदित्यनाथ ने इसका उपयोग खूब किया है। कहते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने ये दिखाया है किसी कानून का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो यूपी में इन्होंने एनएसए को ऐसा लगाया कि एनएसए फेमस हो गया पूरे इंडिया में। फिर उसके बाद एमपी में जब कोरोना काल का समय था साथियों, याद रखिएगा, जब कोरोना काल का समय था तब एनएसए लगाया गया था। अच्छा, कोरोना काल में क्या किया गया? आपने सुना होगा कि जब ये एनएसए लगा था तो किसके ऊपर लगा? जो तबलीगी जमात थी। आपने नाम सुना? तबलीगी जमात का नाम सुना होगा। उनके ऊपर आरोप लगा था कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं ये आए थे और इन्होंने यहां पर क्या किया? इन्होंने यहां पर थूका, ये किया, वो किया, जो भी कुछ था, हमको ये फैक्ट्स नहीं पता थे, लेकिन पूरी तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगा। बाद में जब इसमें पता चला तो लगा 6 जने इसमें गिरफ्तार हुए थे। कितने? 6 जने गिरफ्तार हुए थे। बाकी सबको बाइज्जत बरी किया गया था कि 6 लोग थे जो सबको बदनाम कर रहे थे। लेकिन क्या उन 6 लोगों को पनिशमेंट देने के लिए वो 590 लोग काफी नहीं थे? यही एक कमी है जिसको हमें सुधारना है कि तबलीगी जमात को 590 लोगों को एक्शन लेना चाहिए था 6 के अगेंस्ट में। अब बचाओ मत, जो गलत है उसकी ऐसी की तैसी, तभी आप अच्छे से रहेंगे। तबलीगी जमात के ऊपर लगा। फिर उसके बाद आप सुनिएगा, एक और मामला आया था, एनएसए लगा था। जब एनएसए किसके ऊपर लगा था? एमपी में, मध्य प्रदेश में पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा दिया गया था कोरोना काल में। हेल्थ वर्कर्स के ऊपर ले धड़ाधड़ मारा पीटा गया था, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। अरे एनएसए तो लगा दिया, होता क्या है एनएसए से? एनएसए से आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है। पूछो कैसे? एनएसए के तहत ऐसा हो जाता है साथियों कि जब आपके ऊपर एनएसए लग गया ना, तो आपके लिए बहुत खतरा पैदा हो गया। एनएसए लगते ही आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। आपके राइट्स कौन से खत्म हो जाते हैं मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 22 के राइट्स हैं, आर्टिकल 22 के राइट्स हैं, जहां पर बताया गया है किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ग्राउंड्स को जानने का अधिकार है कि बताइए मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, वो बताइए। लेकिन एनएसए के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया ना, तो आपको राइट तो छोड़िए, ज्यादा बोलोगे पता नहीं चलता है, किसी को कूच देते हैं वही ले जाके, पिस्टलवा से ऐसे 2-3 बार कर देंगे। अधिकार चाहिए तुमको, एनएसए के अंदर गिरफ्तार हुआ है रे। हाँ, तो एनएसए का ऐसे यूज करती है पुलिस। मतलब आपको यह जानने का भी अधिकार नहीं है साथियों, आपको यह जानने का अधिकार नहीं है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लग गया ना, तो उसको पकड़ेंगे और ले जाएंगे, पटक देंगे, तुम चुपचाप बैठे रहोगे। क्या वो पूछेगा कि सब हमको एक वकील करवा दीजिए ना, तो कहेगा हट, वकील करेगा, एनएसए लगा है तेरे ऊपर। तो यहां पर जो ग्राउंड्स है, जानने का अधिकार है, किस अधिकार पे आपको गिरफ्तार किया गया, यह ग्राउंड्स, यह राइट जो है, ग्राउंड्स ऑन व्हाट बेसिस अरेस्टेड। क्या ये ग्राउंड आपको
ये अधिकार आपके पास है? तो नहीं, ये अधिकार आपके पास नहीं है। दूसरा कौन सा अधिकार आपके पास नहीं है साथियों? आपको ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में ये बात बोली गई है, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर, व्हाट आई एम सेइंग, 24, ये 22 का 2, 24 आवर्स के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश करना पड़ेगा। लेकिन 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 समक्ष मजिस्ट्रेट के, मजिस्ट्रेट लिखते हो तो गलत हो, लिखो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, पूरा प्रॉपर वर्ड लिखा करो, बीआरएट में चेक कर लीजिएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर लाना पड़ता है। ये जनरल बात है, ये सामान्य बात बोली जा रही है। लेकिन अगर आपके ऊपर एनएसए लग गया तो भैया आपका ये भी अधिकार खत्म। आपको लेके जाएंगे और आपकी सेवा करेंगे खूब अच्छे से, क्योंकि आपके पास यह भी अधिकार नहीं है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। नो, यू हैव नो राइट्स। तो कहने का मतलब आपके कई अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब बताओ, 24 घंटे के अंदर अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करोगे तो उसकी ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी? पुलिस उसको रिमांड पर लेती रहेगी कि नहीं लेती रहेगी? कितने दिन तक रख सकती है डिटेंड करके? पुलिस अपनी कस्टडी में डिटेंड करके कितने दिन तक रख सकती है? इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन आगे की बात सुनिएगा, इसके अलावा और क्या होता है साथियों? इसके अलावा और क्या होता है? सीआरपीसी के अंदर आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 50 में भी लिखा हुआ है ग्राउंड्स को जानने का अधिकार होना चाहिए मेरे पास। ग्राउंड्स मतलब किस बेस पर किया गया। 56, 57 में भी आपने देखा है, यहां पर भी बोला गया है विदाउट डिले आप इसको कहां पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने। फिर बताया गया है 57 में कि 24 घंटे के अंदर आप उसको प्रस्तुत करिए। ये सारे कानून हट जाते हैं, ये सारे राइट आपके खत्म हो गए। फिर इसके अलावा एक और कानून था, आपको बताना चाहूंगा, 76 पढ़िएगा अभी। सीआरपीसी का 76 क्या है पहले ये बताइए, तब इसका यूज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे अधिकार आपके खत्म कर देता है कौन? एनएसए। अब बताओ, एनएसए से डरोगे कि नहीं डरोगे? एनएसए देश की सुरक्षा के नाम पर आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा और आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि तेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया है। उसके बाद आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, ऊपर वाला मालिक है आपका। चलिए आगे की बात कहते हैं। इसी पर्पस से एनएसए की बुराई हो रही है, एनएसए का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कह रहे हैं आलोचना में कि एनएसए को खत्म किया जाए। लेकिन साथियों, जब देश की सुरक्षा की बात आएगी, ऐसे कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपको एनएसए जब लग गया ना तो वकील साहब बेरोजगार हो जाते हैं। देखो, एक हमारे लिए भी गड़बड़ है, समझिएगा। एनएसए लग गया तो हमारे वकील साहब बेरोजगार हो गए, क्योंकि इस व्यक्ति को वकील करने का भी राइट नहीं है। समझ रहे हो? तो है गया आपका मामला गड़बड़। लेकिन इसके अंदर और क्या है भाई? आपने किसी को भी अगर डिटेंड किया है तो इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई लफड़ा नहीं करेगा गलत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी उसके ऊपर। अब आगे की बात, एनएसए को हम अब अच्छे से आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, एनएसए को और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, 1980 में एनएसए आया। क्या 1980 से अभी तक ये चल रहा है? 2022 हो गया। लेकिन क्या कोई और भी कानून है क्या? तो बिल्कुल थोड़े बहुत कानून आए थे, टाडा, TADA, टाडा, पोटा। जरा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है? इनको क्यों छोड़े? टाडा क्या अभी अस्तित्व में है? नहीं, टाडा अस्तित्व में नहीं है। 2 लाइनें सुन लीजिए इसके बारे में भी। टेररिस्ट, T for टेररिस्ट एंड, अरे भाई, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, 1980 के बाद 1987। अब देखिए, इसको कॉमनली टाडा कहते थे। अब इसके अंदर एंटी टेररिज्म लॉ के रूप में लाया गया था। टाडा के बारे में अगर बात करें तो पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए यह कानून लाया गया था। इस एक्ट के तहत पंजाब में बढ़ रहे आतंकवादी व खालिस्तानी गतिविधियों को रोकना था। पंजाब में आप बोल रहे थे ना, अलग देश की मांग चल रही थी कि नहीं, हमें तो अलग देश दीजिए, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। तो अच्छा, ऐसी बात है, लो आ गया टाडा। अब टाडा ने इनको खूब रौंदा, मतलब जितने भी ये लोग थे ना, इनकी ऐसी की आप लोग बताइएगा। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ। लेकिन इस कानून ने
कानून ने आतंकवादियों को तो रोका, बट हमारा ये संजू बाबा, हमारे संजू बाबा की जवानी खराब कर दिया इस टाडा ने। सही बोल रहा हूं मैं आप सभी को, जवानी जो है संजू बाबा की, उसमें अफेक्ट, उसमें भेस मेल दिया इस कानून ने। जो संजू बाबा निकलते थे उसके बाद इस रूप में जब निकले ये, तो पूरी मुंबई में जो इनका कनेक्शन जोड़ा गया था अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ, सारा कनेक्शन जुड़ने के बाद जब इनको पकड़ा गया ना, तो उसके बाद इनकी जिंदगी का वो सबसे काला दिन था। टाडा में जब ये गिरफ्तार हुए तो इनकी खूबसूरती गायब हो गई, इनके डायलॉग गायब हो गए। कानून है जी। सलमान खान भी हमारे जोधपुर में आके एक बार जरूर रोके गए हैं, और सलमान खान जैसा व्यक्ति इतना, जो कि हम देखते हैं चैरिटी करते हैं, वो भी जब उनको भी हमारा कानून रुला सकता है। आसाराम बापू भी जोधपुर में है, एक बार याद रख लीजिएगा, कभी कुछ गड़बड़ करिए तो जो हमारे जोधपुर मत आइएगा। जोधपुर आ गए ना तो आपकी ऐसी की तैसी, मतलब जो जोधपुर में फंसा है उसको जोधपुर ने बख्शा नहीं है कभी। हमारे यहाँ की कोर्ट बस देखते हैं, चलो कोई आया है ढंग का आदमी, इसको थोड़े दिन रोकते हैं जोधपुर में। तो ऐसा सोच है हमारे यहाँ का, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके आसाराम बापू जी जो है, आसाराम बापू, वो अपनी जवानी तो जी लिए, लेकिन बुढ़ापा उनका खराब कर रहे हैं। कौन सा कानून खराब कर रहा है वो आप पढ़ के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बात, अभी आने वाले टाइम में एक दो के ऊपर और गाज गिर सकती है, जो जिसके ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर और लाने वाला हूं कि जोधपुर में कौन फंसने वाला है। आगे की बात, अब इन संजू बाबा को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि इनके पास हथियार पाए गए थे। आतंकवादी गतिविधियां उस टाइम बहुत ज्यादा बड़ी थी, मुंबई हमले भी हो रहे थे, तब इनके पास हथियार पाया गया, उसकी संदेह के बेस पे इनको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद लास्ट में देखिएगा साथियों, एक और कानून आया जिसको हम बोलते हैं पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। क्या कहते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट को अब खत्म कर दिया गया है। टाडा एक्ट आपका खत्म कर दिया गया है, लेकिन यूएपीए कानून और एएफएसपीए कानून, आपका एनएसए कानून अभी भी चल रहा है और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हमारा एक्ट चालू हो रहा है नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट। चलिए, तो अभी तक सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि मजा आया कि नहीं आया। इतने सारे कानून बताए हैं एक ही क्लास में। देखो, ये सिर्फ ये बता दो, ये 8-10 घंटे की मेहनत है, ताकि मैं आपको शॉर्ट में बहुत सारी जानकारी दे दूं। समझ में आई बात की नहीं आई? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए आगे की बात। एनएसए एक्ट 1980 की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं, अब मैं एनएसए स्टार्ट कर रहा हूं, द नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980। ध्यान से एकदम सुनिएगा, समझिएगा, आपको बहुत अच्छा एक प्रोविजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात, सेक्शन 1 को पढ़ने से पहले जो हमारा एनएसए एक्ट है साथियों, इस एनएसए एक्ट 1980 के अंतर्गत टोटल अगर सेक्शंस की बात किया जाए, टोटल सेक्शंस कितने हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा, टोटल सेक्शंस जो हैं वह है 18 सेक्शन के बेस पर यह बनाया गया है। अब 18 सेक्शन में पहला सेक्शन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो ये इस एक्ट का नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है। यह पूरे भारत पर लागू होता है। कश्मीर वाला मामला 2019 ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। अब देखो, सबसे प्यारा एक्ट है, छोटी सी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 के ए में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर इसके बाद देखिएगा, डिटेंशन ऑर्डर। जब भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो उसके लिए एक डीओ पास होता है। डीओ का मतलब होता है डिटेंशन ऑर्डर। यह डिटेंशन ऑर्डर सेक्शन 3 में पास होता है। तो सेक्शन 3 में पास होने वाला ऑर्डर डिटेंशन ऑर्डर कहलाता है। गेटिंग अ पॉइंट? तो आपको कोई पूछे डिटेंशन ऑर्डर क्या है, धारा 3 के अंदर जो ऑर्डर पास होता है किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, निरोध में रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? डिटेंशन ऑर्डर या निरोध आदेश। आगे, फॉरेनर का मतलब क्या होता है? फॉरेनर एक्ट 1946 में जिसे फॉरेनर बोला गया वो फॉरेनर है। अब एक बात और देखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज डी क्या कहता है? पर्सन मतलब व्यक्ति। किसी व्यक्ति का मतलब क्या है? अगर हम इंडिया में किसी पर्सन की बात करेंगे तो उस पर्सन में क्या सिर्फ इंडिया के व्यक्ति आएंगे? नहीं, फॉरेनर को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि ये बाहर वाले ही लोग तो आते हैं। अरे जो बम फोड़ता है वो कौन है?
इंडिया का तो कम है, बाहर का लोग ज्यादा आता है, तो उसे भी बोलेंगे जब तुम बम फोड़ दिए ना, अब तुम फॉरेनर नहीं रहे, अब तुम हमारे अपने हो गए हो, अब हमारी कोर्ट तुमको थुरेगी, अब तुम फॉरेनर नहीं रहे, अब तुम इंडिया के हो गए हो क्योंकि तुमने इंडिया में बम फोड़ा। अब इंडिया के अंदर जो पर्सन नॉर्मल होता है नॉर्मल पर्सन हो, अब इंडिया का कानून लगाया जाएगा और तुमको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अब दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगर यूनियन टेरिटरी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की बात अपनी जगह अलग है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरी की, तो यहां पर मैं पूछूंगा यहां पर इनका कौन हेड होता है? तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रशासक, वही यहां का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो सेक्शन 3 का भी स्टार्टिंग कर रहा हूं, फिर इसको मैं चार्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। सेक्शन 3 जो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहता है? पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्संस, मतलब कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। कौन सा व्यक्ति निरुद्ध किया जा सकता है? प्लीज वेट, पानी पी रहा हूं। कौन से व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है? हाँ, शिवम शुक्ला जी क्या लिख रहे हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपका कमेंट ऊपर चला गया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स वापस कमेंट टाइप कर दें। ओके, अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्संस, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। क्या मैं यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या कर सकती है? इफ सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया। मार्किंग करते जाइएगा, मार्किंग करते जाइएगा। पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं? पहला पॉइंट लिख रहा हूं फर्स्ट, फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति भारत की डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है, डिटेंशन ऑर्डर पास करो। सेक्शन 3 ये कह रहा है। दूसरी बात, जो हमारे रिलेशंस है इंडिया के साथ, रिलेशंस ऑफ इंडिया जिनके साथ है विद फॉरेन पावर्स, उनको आप उनके खिलाफ, रूस, अब बताओ रूस के खिलाफ गलत बोलोगे, सुनेंगे कोई? नहीं सुनेंगे। या फिर आप क्या कह रहे हो, देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ गलत काम कर रहे हो, तो भी हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। इसको चार्ट फॉर्म में भी मैंने समझाया है, जरा देखिएगा सेक्शन 3 को, फिर उसके बाद वापस लेके आ जाऊंगा। देखिए हालांकि ये सेक्शन 5 है, बट यह बात सेक्शन 3 में भी बोली गई, यह बात सेक्शन 3 में भी बोली गई है। जरा ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। चलिए क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है भाई कि जो डिटेंशन ऑर्डर पास होता है, किस सेक्शन में होता है? डिटेंशन ऑर्डर किस सेक्शन में पास होता है? जो डिटेंशन ऑर्डर होता है वह सेक्शन 3 में पास होता है। हाँ, बिल्कुल, ये स्पेशल कानून बना है शिवम शुक्ला जी। आपका डिटेंशन ऑर्डर एज पर सेक्शन 3 पास होता है, यही तो मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल कानून है एनएसए। यहां पर आईपीसी सीआरपीसी आपकी अलग हो जाती है। चलिए मैं एक बेयर एक्ट में एक सेक्शन देख के बताता हूं आपको। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना चाहिए। एक आपका देखो सेक्शन नंबर 18 है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सेक्शन नंबर 18 जो कि रिपील एंड सेविंग की बात करता है। इसके अलावा मैं आपको एक कानून बताना चाहता हूं, आप इसको रेफर करिएगा, आपको और हेल्प मिलेगी। एक काम करिएगा, एक चैप्टर है मैं आपको बताना चाहता हूं आईपीसी के अंदर। आईपीसी में सेक्शन 165 से लेके कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको रिपील्ड किया गया है। आप जरा जाके देख के आइए और बताइए क्या ऐसा है क्या, क्योंकि आईपीसी के अंदर जनरल पावर दिए गए थे इस संबंध में, लेकिन जब स्पेशल कानून बन गया तो आईपीसी के ये सेक्शंस डिलीट कर दिए गए। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? आप अभी के अभी आईपीसी का बेयर एक्ट खोलिए, इंडियन पीनल कोड का, देखिए सेक्शन 165 से लेके क्या डिलीट कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, बिल्कुल। और वहां पर लिखा गया है
कि आप रेफर करिए। तो यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब डिटेंशन ऑर्डर कौन पारित करता है, धारा 3 पारित करती है। किन किन ग्राउंड पर? पहला, भारत की सुरक्षा, डिफेंस के नाम पर डिटेंशन ऑर्डर देंगे। अगर कोई भारत की, इंडिया के डिफेंस के लिए खतरा है तो उसकी ऐसी की वापस तैसी। रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ, अगर जो हमारे संबंध हैं किसके साथ? फॉरेन कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल रसिया हमारा दोस्त है। 161 से 165, वेरी गुड। हाँ, 161 से 165, हाँ वेरी गुड, मजा आ गया। किसने बताया? केशव, देवाशीष जोशी। ठीक है, देवाशीष के लिए थम्स अप 161 होने चाहिए। 161 थम्स अप करो जल्दी से सभी लोग। अब देखो, डिटेंशन ऑर्डर धारा 3 क्या कहता है कि डिफेंस, इंडिया के डिफेंस के लिए खतरा हो, या हमारे दोस्तों रसिया के साथ तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, देश रसिया का झंडा जला रहे हो, रसिया हमारा मित्र है, मतलब तुम हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, चलो यहां से। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए आप खतरा हो। इन तीन ग्राउंड्स पर डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है। बोलो आया समझ में या नहीं? यस या नो? और यह डिटेंशन ऑर्डर कौन पारित कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यही हम सेक्शन 5 में भी देखेंगे। चलिए अब सेक्शन 3 में वापस जाता हूं, क्योंकि सेम कंटेंट आपको सेक्शन 5 में भी मिलेगा। अब सेक्शन 3 में आइए। सेक्शन 3 में जो बात लिखी है ना, वही 5 में भी इन्होंने दे दिया। अच्छा, इसको सेट कर देता हूं एक बार, प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। ओके, यस। अब देखिएगा आगे की बात। आगे की बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहां पर आइएगा आप वापस से। यस, ओके। तो सेक्शन 3 में जो मैं बता रहा था वो ये ना, डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन ऑफ इंडिया, या फॉरेन पावर्स के साथ है, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ खतरा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिटेंशन ऑर्डर पारित कर सकती है। सेक्शन 3 का क्लॉज बी क्या कहता है साथियों? 3 के 1 का क्लॉज बी ऐसे लिखो। 3 के वापस रफ कर देता हूं ताकि आप गलती ना कर दे कहीं मेरे जल्दबाजी के चक्कर में। ऐसे लिखो, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी क्या कहता है? इफ सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू any foreigner that with a view to regulating his continued presence in India or with a view to अरेंजमेंट फॉर इज एक्सपल्जन। अच्छा जी, इसका चार्ट बनाया है मैंने, छोड़ो। देखो सेक्शन 3 क्लॉज 2 का चार्ट से पढ़ो, बड़ा ही इजी है ये तो। इंडिया में किसी को, कैन यू प्लीज प्रोवाइड चार्ट्स? कौन से चार्ट चाहिए विजय जी? प्लीज आप मुझे बता दें कौन से चार्ट की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो। देखिए सेक्शन 3 का 1 मैंने बताया, उसी तरह सेक्शन 3 का क्लॉज 2 भी है, लेकिन इस क्लॉज 2 के रेस्पेक्ट में मैंने एक चार्ट बनाया था, रुको एक बार चेक कर लूं। नहीं है जी शायद, चलो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में नहीं है चार्ट मेरा। चलिए मैं चार्ट वापस बनवा के आपको दे दूंगा पीडीएफ में। अब देखो मेरी बात को सुनो, सेक्शन 3(1) क्लॉज बी क्या कहता है, एकदम आराम से पढ़ते हैं। इफ सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू एनी फॉरेनर that with a view to regulating his continued presence in India, और दूसरी बात और को अंडरलाइन करो, और with a view to making arrangements for his expulsion from India। अब कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या करना है हमें, इस पर्सन को क्या करना है, इस पर्सन को इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इस पर्सन को मुझे क्या करना है, इंडिया में रोकना है। इंडिया में क्या करना है, इसको रोकना है, या फिर इस व्यक्ति को इंडिया से बाहर भेजना है, एक्सपल्जन करना है, इसका एक्सपल्जन करना है। एक्सपल्जन मतलब इसे बाहर भगाओ साले को, इसको इंडिया से बाहर भगाओ। अगर इसको हमको रोकना है, या हम कह सकते हैं इसको हमको बाहर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, कोई दलाई लामा का केस ले लीजिए, इंडिया में रोके हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में आ गया है, रोहिंग्या आ गए हैं, अब इनको हमें एक्सपल्जन करना है, तो क्या इनके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर 3 सेक्शन 3 के अंदर पारित किया जा सकता है? रोहिंग्या जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, यस या नो? जल्दी से बताओ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझो चीजों को। बिल्कुल हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हो, बाहर के हैं, वो क्या जाने वंदे मातरम, वो क्या जाने जय हिंद है। तो हमारे इंडिया के लोग तो जानेंगे, भारत के जो लोग हैं, तो उनके एक्सपल्जन के लिए या फिर इंडिया में किसी को रोकना है कि भाग सकता है,
इसने इसके पास कुछ जानकारी है, ये भाग सकता है। इन दोनों के लिए क्या सेक्शन 3 के अंदर डिटेंशन ऑर्डर पारित किया जा सकता है? बिल्कुल डिटेंशन ऑर्डर पारित किया जा सकता है। आगे की बात को ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 3 का 1 मैंने आप सभी को पढ़ा दिया, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1। अब 3 का 2 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। डीओ का मतलब क्या होता है साथियों, बता सकते हैं कोई? इसका मतलब होता है डिटेंशन ऑर्डर। पूरा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट डीओ डिटेंशन ऑर्डर दे सकता है। क्यों देगा? पहली बात, अगर वो हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा है, या फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक शांति कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? लोक शांति को बनाए रखने के लिए डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी एसेंशियल आइटम है, सुनिएगा, कोरोना काल में एसेंशियल आइटम कोई जमाखोरी कर रहा है तो हमारे देश के लिए सुरक्षा है। मान लीजिए कोरोना की दवाई कोई राज्य का कोई डॉक्टर अपने यहां पर ही सारी इकट्ठा कर ले, तो मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, सप्लाई एंड सर्विसेज को रोकने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी यह ऑर्डर दिया जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज। तो 3 आधार पर डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है। कहां, किसके द्वारा दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेक्शन 3 का क्लॉज 3 और क्या कहता है उसको भी ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 3 का क्लॉज 3, स्टेट गवर्नमेंट जो ये डिटेंशन ऑर्डर अगर देती है उसके रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास एक पावर होती है साथियों। जैसे डिटेंशन ऑर्डर नॉर्मली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी हर राज्य में? नहीं। तो आप लोग समझिए, राज्य सरकार क्या करती है? अपने पास एक पावर रखती है डिटेंशन ऑर्डर एक्सरसाइज करने का। लेकिन जब डिटेंशन ऑर्डर राज्य सरकार के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है तो राज्य सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती। तो वहां पर जो आपके ये 2 पोस्ट के लोग काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब, या फिर मैं कह सकता हूं कमिश्नर ऑफ पुलिस। सीपी का मतलब क्या होता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस, लिख लीजिएगा, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीएम या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्या राज्य सरकार पावर दे सकती है? 100%। अगर कोई राज्य सरकार चाहे कि जाओ इसको डिटेंड करके आओ तुम, तो बिल्कुल राज्य सरकार डीएम और सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऑर्डर दे सकती है कि जाइए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए, डिटेंड कर सकते हो आप। इन जनरल क्या डीएम या कमिश्नर के पास पावर होती है क्या? सेक्शन 3 का एनएसए एक्ट का सेक्शन 3 हम पढ़ के आए ना, नहीं लिखा था कहीं, वहां लिखा हुआ था द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में, वहां पे डीएम सीपी नहीं था। बट यहां पर साथियों राज्य सरकार चाहे तो सेक्शन 3 की पावर को कुछ टाइम के लिए डीएम या सीपी को दे सकती है। अब आगे की बात, डीएम और सीपी को पावर दे दिया। अब देखो ऑर्डर आगे लिखा हुआ है इन राइटिंग। डीएम और सीपी क्या कर सकते हैं? राइटिंग में ऑर्डर दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए डिटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, अगर डीएम और सीपी को कोई ऐसा व्यक्ति लग रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को कितने टाइम के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है? गिरफ्तार वर्ड मत यूज करो, निरोध किया जा सकता है, डिटेंड किया जा सकता है, वह है 3 महीना। 3 महीने के लिए उस व्यक्ति को डिटेंड करके रखा जा सकता है, अधिकतम 3 महीने से ज्यादा नहीं। संविधान की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ है, जाके पढ़िएगा। 3 को हमने पढ़ा अच्छे से। 3 का एक प्रोविजो है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है 3 का प्रोविजो? ध्यान से सुनिएगा। स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ को बढ़ा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एक्सीड 3 months, may extend at a time, at next time only for 3 months। मतलब इस 3 महीने को ये अगले 3 महीने तक बढ़ा सकता है। 3 महीने को ये कभी भी 3 महीने बढ़ा सकता है इस तरह से, लेकिन 3 महीने को डायरेक्ट 6 महीने बढ़ा दे, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, यहां पर आप सभी के लिए प्रश्न मैं ठोक रहा हूं, आंसर देना पड़ेगा आप सभी को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ को बढ़ा सकता है, कौन से 3 महीने को बढ़ा सकता है बता सकते हैं आप? क्या ये इसकी बात कर रहा है कि जो ये पावर दिया गया है इसको
3 महीने के लिए बढ़ा सकता है, या ये कहना चाह रहा है कि 3 महीने के लिए जो इसको डिटेन किया गया इस पीरियड को बढ़ा सकता है। डिटेंशन पीरियड की बात हो रही है या पावर की बात हो रही है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। यस, मिर्जा जी कह रहे हैं बोथ। वाह मिर्जा वाह, दिल जीत लिए। ऐसा मत करो यार दोनों ने ये किए। डिटेंशन पीरियड बोथ, वाह शगुन जी वाह। शगुन जी पढ़ते नहीं है। चलिए अभी देखते हैं। अब इस चीज को बताने के लिए बेयर खोलना पड़ेगा, रुकिएगा। सिंपल सी बात है, 3-3 में स्टेट गवर्नमेंट डीएम या सीपी को आदेश राइटिंग में दे सकता है कि भैया तुम 3 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को डिटेंड कर सकते हो। लेकिन ये जो पावर स्टेट गवर्नमेंट इसको दे रहा है, ये कौन सा पावर है? ये टेम्पररी है भाई कि परमानेंट है? ये टेम्पररी पावर होता है। इस पावर को क्या ये बढ़ा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ तक बढ़ा सकता है, मे एक्सटेंड। और हाँ, ये जो पावर, अब सुन लो, ये पावर की बात कर रहा है, डिटेंशन पीरियड की बात नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, समझो यार। ये क्या कह रहा है? स्टेट गवर्नमेंट डीएम को पावर दे रहा है, और यह पावर परमानेंट पावर नहीं है, टेम्पररी पावर है। तो ये एक बार में ये पावर दे दिया। अब इस पावर को क्या ये आगे बढ़ा सकता है? तो 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इस पावर को, जो डीएम और सीपी को डिटेंशन का पावर दिया है, इसको नहीं बढ़ा सकता। अच्छा, 3 महीने के लिए हमने डीएम को पावर दे दी। सुनिएगा, डीएम या फिर सीपी को मैंने 3 महीने के लिए पावर दे दिया। फर्दर नेक्स्ट 3 महीने के लिए भी बढ़ा सकते हैं क्या? यस। फिर नेक्स्ट 3 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं क्या? एंड सो ऑन। लेकिन कभी भी एक साथ 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने के लिए नहीं बढ़ा सकते हैं। क्या सभी को समझ में आया मेरी बात? ये कौन से 3 महीने की बात कर रहा है? जल्दी बताएं। ये बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो इसको पावर दे रहा है, इसको एक बार में 3 महीना प्लस फर्दर 3-3 महीने के हिसाब से ये चलेंगे। डन? यस या नो? जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूं। जल्दी से बताओ। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे की बात। 3-4 में अब क्या कह रहा है? जब डीएम और सीपी किसी को भी डिटेंड करते हैं, डिटेंड कर लिया, अच्छी बात है। किसी को भी डिटेंड मतलब निरोध में रख लिया। लेकिन निरोध करने के बाद इस डिटेंशन की जो पर्टिकुलर्स होते हैं, इसके पर्टिकुलर्स, इसकी जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। अरे डीएम और सीपी, तुमको पावर किसने दिया? तुमको पावर जो है वह राज्य सरकार ने दिया। तो तुम लोग अब क्या इसको रिपोर्ट वापस नहीं दोगे? देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब इसके बाद आगे की बात, कंक्लूजन देखो क्या है। डिटेंशन ऑर्डर बाय डीएम सीपी मैक्सिमम 3 मंथ्स। अगर मैं बोलूं कि एक बार में राज्य सरकार, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में राज्य सरकार मतलब कह सकता हूं स्टेट गवर्नमेंट जो डिटेंशन ऑर्डर देती है डीएम और सीपी को, जो डीएम और सीपी को ये पावर दे रही है, ठीक है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 महीने के लिए ये इनको पावर दे सकती है। और एक बार में राज्य सरकार अधिकतम, स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा कितना सकता है? एट टाइम मैक्सिमम 3 महीना ये इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, सभी लोग सही कर रहे हैं। अब देखिए, इतना सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको देखो कितनी मेहनत करी होगी, चार्ट फॉर्म बनाने में कितना अच्छा लगता है ना। अब इसको आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, एक बार थम्स अप करें, हाँ यार पढ़ लेंगे सर, टेंशन मत लिया करो आप, हम तो इतने इंटेलिजेंट है पूछो मत। ठीक, अब आगे की बात देखो। हाँ, अब एक काम और करते हैं, सीधा आइए सेक्शन 3 क्लॉज 5 पर, इसको कंटेंट फॉर्म में समझिएगा। वेयर एनी ऑर्डर इज मेड और अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट करता है या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है अंडर दिस सेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट शैल
स्टेट गवर्नमेंट शैल, क्या करेगा राज्य सरकार, शैल विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज राज्य सरकार क्या करेगा, विद इन 7 डेज क्या करेगा, ध्यान से देखो, विद इन 7 डेज रिपोर्ट द फैक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। ध्यान से सुनिएगा, अरे यही बात कह रहा है कि राज्य सरकार अगर कोई भी ऑर्डर आता है, सेक्शन 3 वाला ऑर्डर, कौन सा सेक्शन 3 वाला करता है, किसी को भी डिटेंड किया जाता है, तो ये जो डिटेंड किया गया इसको, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट अब राज्य सरकार किसको देगी, इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। लेकिन जो ये रिपोर्ट देगी ये कितने दिन में देगी, विद इन 7 डेज में यह रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मतलब राज्य सरकार भी बाउंड है अपने आका से, राज्य सरकार ऐसे किसी को नहीं ले लेगी कब्जे में। ऐसे तो क्या होगा, अभी योगी साहब हैं, योगी जी क्या करेंगे, अपोजिट पार्टी को कैद में रखेंगे। अपोजिट पार्टी क्या करेगी, जब योगी जी मान लो साइड हो गए तो आओ योगी जी बहुत हालचाल लिया था ना हमारी, अब हम आपकी हालचाल लेंगे, नहीं, केंद्र सरकार खड़ा रहेगा, हे क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं, अगर किसी ने भी गलत एक्शन लिया तो उसको हटाया जाएगा। तो ये डर रहता है अंदर। अब देखिए सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। अब सेक्शन 3 में डिटेंशन ऑर्डर पास हो गया, डिटेंशन ऑर्डर पास हो गया सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 4 में क्या है, उस डिटेंशन ऑर्डर सेक्शन 3 वाले का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, निरोध आदेशों का, ओके गौरव जी, निरोध आदेशों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। A detention order may be executed at any place in India. CRPC में भी ऐसी बात लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 76 बोलूं या फिर 77 बोलूं, इन दो में से बता दो, मैं समझ जाऊंगा आपको ये आता है। जल्दी बताएं, सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ऐसा कहां लिखा गया है, एट एनी प्लेस इन इंडिया। समन और ये क्या कह सकते हैं इनके सामने, वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। आप कहीं पर भी रहे, हाँ, एसबीएन स्कूल जोधपुर, आपको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। देवेंद्र जी कैसे हो, आ रहा हूं लेक्चर खत्म करके, चाय बनाई के रखिएगा, ठंड के मौसम में चाय पीना चाहिए। वेरी गुड, 77 दिल गार्डन कर दिया भाई। वारंट को पुलिस ऑफिसर लेके कहीं तक, आप अगर कुछ गलत करके भाग रहे हैं, समझ रहे हो नहीं, कर समझ रहे हो, कुछ गलत करके भाग रहे हो तो आप आगे आगे, पुलिस आपके पीछे पीछे। आप मुंबई गए, पुलिस मुंबई, आप यूपी गए, मुंबई की पुलिस यूपी, आप कश्मीर चले गए, कश्मीर। कहने का मतलब पुलिस आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इसीलिए कहते हैं, इसी सेक्शन से सीआरपीसी को भी समझो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इसी सेक्शन से आया है ये लाइन, क्योंकि सेक्शन 77 का यूज करके वह वारंट को कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एट एनी प्लेस इन इंडिया। हाँ, जैसे प्यार अंधा होता है वैसे कानून भी क्या है, कानून अंधा नहीं है, कानून के हाथ लंबे हैं। अब देखो दोस्तों, सेक्शन 4 तक पढ़ लिया, ये लास्ट सेक्शन करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन। क्या क्या पावर्स हैं प्लेस और कंडीशन ऑफ डिटेंशन को रेगुलेट करने के। तो मैंने जैसा आपको पढ़ाया था, वापस से रिवीजन देख लो, सेक्शन 3 का ही रिवीजन है 5 में। सेक्शन 5 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 3 वाला डिटेंशन ऑर्डर दे सकता है। किस लिए देगा, डिफेंस के रेस्पेक्ट में, फॉरेन कंट्री के साथ संबंध को मेंटेन करने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगर किसी भी फॉरेनर को, अभी देखो मैंने चार्ट बनाया था ना, अब मिल गया, ये भाग गया था, ये चार्ट मुझे वहां पर ढूंढ रहा था, मैं मिल नहीं रहा था। देखो, फॉरेनर को अगर इंडिया में रोकना है तो उसकी प्रेजेंस के लिए उसको सेक्शन 3 का ऑर्डर पारित करके रोका जा सकता है। अगर इसी व्यक्ति को इंडिया से बाहर करना है कि जा तेरा कोई काम नहीं है, फेंको इसको बाहर, तो वहां पर भी सेक्शन 3 का यूज किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 3 के अंदर डिटेंशन ऑर्डर, डीओ का मतलब डिटेंशन ऑर्डर दे सकती है। अगली बात देखिएगा, every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable. Every person, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास होता है वह क्या होगा, लायबल होगा। पहला किस चीज के लायबल होगा, टू बी डिटेन्ड इन सच प्लेस अंडर सच कंडीशंस इंक्लूडिंग कंडीशन एज टू मेंटेनेंस, पहला पॉइंट मेंटेनेंस, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई।
कहने का मतलब डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है, डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है साथियों। तो डिटेंशन ऑर्डर जब पास होता है तो वहां पर मैं आप सभी को बता दूं, एवरी पर्सन जिसके अगेंस्ट में डीओ पास हुआ है सेक्शन 3 वाला, शैल बी लायबल टू बी डिटेन्ड इन सच प्लेस एंड अंडर सच कंडीशंस इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ मेंटेनेंस डिसिप्लिन। मतलब इनके आधार पर भी आपको डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। अब बताओ, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो अपना एनएसए को अप्लाई कराया, क्या आतंकवादी घटना हुई थी? नहीं, वहां पे उत्पात मचा रहे थे लोग। इस वजह से भी उनको इनके बेस पर भी क्या किया जा सकता है, इनके बेस पर भी डिटेंशन ऑर्डर के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। टू बी रिमूव्ड, अब इस लाइन को समझने के लिए यहां से पढ़िएगा, every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable to be removed from one place of detention to another place of detention। कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए मैं जोधपुर में हूं, अगर यहां पर किसी के अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है तो क्या उसको, पहले इसके नहीं, इन जनरल पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए जोधपुर में किसी के अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है, वो वहां की जगह के लिए खतरा है, तो क्या उसे जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है? यस या नो? जल्दी से बताएं। कानपुर में भी लगा है हेमा जी? अच्छा जी, जल्दी बताएं, क्या डिटेंशन ऑर्डर लग सकता है? यस। अब इस बात को मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूं। मैं हूं राजस्थान में मैं हूं, अभी आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ठीक। अब आपको मुझे भेजना है उत्तर प्रदेश, डिटेंड कर लिया, ये एक व्यक्ति है, इनको डिटेंड कर लिया गया था। अब इनको मुझे भेजना है यूपी में, क्योंकि ये राजस्थान में खतरा है, इनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, ये परेशान कर देंगे। अब देखो, राजस्थान से अगर किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से, राजस्थान राज्य है भाई, इतना पता है ना, एक राज्य से किसी को दूसरे राज्य में अगर डिटेंड करके भेजना है तो आपको यहां की सरकार से परमिशन लेके भेजा जा सकता है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट भेज दोगे, अरे इस राज्य सरकार को पूछो तो सही। देखो, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने का खंड ख के अधीन आदेश उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी। मतलब आपको यूपी के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेंड करके एक राज्य से दूसरे राज्य में आप भेजते हैं तो इतनी बड़ी लाइन को क्या समझना है, इजी था। अब आगे की बात, ठीक। अब देखिएगा, प्राइस ड्रॉप अलर्ट फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, बिल्कुल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी आ गया है। एंड आप सभी को बताऊं, सर प्लीज एफएसएस एक्ट 2006 यूट्यूब पर कंप्लीट करवा दो। यार इतना सारा तो करवाया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, सभी को यहां पर पॉक्सो एक्ट लेके आ रहा हूं, तो एकदम बने रहिएगा। पॉक्सो एक्ट आपका प्लस कोर्स में 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर भी आप लिंकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुडिशरी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, अभी इसके बाद प्रीमियर हो रहा है। हमारे सर ऐसे देख रहे हो ना, हम भी ऐसे, हमारे सर भी ऐसे। तो ये सर अभी हमारे आएंगे हनुमानगढ़ राजस्थान में एक बहुत अच्छी जगह है जहां के कॉलेज में गए हैं, तो अभी आने वाला इस लेक्चर के बाद देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अब आगे की बात सुनिए, जुडिशरी टेस्ट सीरीज कैलेंडर नवंबर 2022 से आपका जुडिशरी टेस्ट सीरीज है। जुडिशरी टेस्ट सीरीज 4 दिसंबर भी आपको दे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट रख के देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को बताना चाहूंगा, एक नया इनिशिएशन हुआ है, 8:30 बजे लिंकिंग स्टाइल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वरीड अबाउट योर जुडिशरी प्रिपरेशन, कोई बात नहीं, आपको वरीड नहीं रहना है। चिंता तो दूर करना है। चिंता और चिता दोनों बराबर होती है। ये चिंता है क्या? नहीं, ये खुश है, ये खुश है। ये खुश क्यों है भाई? क्योंकि इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। आगे चलिए, इनको नॉलेज मिल रही है। आरजीएस के सिलेक्शन है जी, आरजीएस के सिलेक्शन से एकदम धमाकेदार, देख लीजिए, ये सारे आरजीएस के सिलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंट लिंकिंग अचीवमेंट्स। ओके, सिविल जज के जो रिसेंट सिलेक्शंस हुए, हमने पूरा एक चार्ट आपको दिया है। आप इन कैंडिडेट से पर्सनली मीट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे की बात, जुडिशरी आइकॉनिक नाउ में लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस इज अवेलेबल। हाँ, कोई भी कुछ पूछना हो ना तो कमेंट बॉक्स में अभी पूछ लो। लेक्चर के टाइम पूछते थे आप लोग, तो अभी कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद सुन लीजिए, स्पेशल क्लास, ये फ्री क्लास होती है, कल मैं एक फ्री क्लास भी लूंगा। अभी मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बताता हूं, रुकिए।
स्पेशल क्लास में इंटरेक्टिव क्लास, पोल्स, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। आफ्टर दैट अगर हम अनअकैडमी में प्लस कोर्स की बात करें तो यहां पर आप सभी को बताऊंगा लिंकिंग कोड यूज करके 6, 12, 18, 24 मंथ का कोर्स यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक में 6, 12, 24 मंथ का कोर्स यूज करते हैं जिसमें लिंकिंग कोड यूज करना है। फिर देखिए प्लस की क्या फायदे हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक की बात करें, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, ये सब आपको सुविधाएं दी जाती है। कोई भी कंटेंट अगर गड़बड़ लगे तो उसकी भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं, जो जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि अगर कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है तो कौन से कहां पर रिपोर्ट करें, तो आप लिख के आइएगा बग्स बाउंड्री। क्या पूछा जा सकता है, बताइएगा जरूर। अब आगे की बात आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं पूरा चार्ट फॉर्म में। यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स, हाउ प्लस क्लासेस इज रनिंग राइट नाउ। सो अब मैं आप सभी को बता देता हूं, आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, वीडियो लाइक करने को भी बोल दीजिए सर। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कमेंट शेयर टक 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 टक। बस अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप सभी को जाके ये पढ़ना है सेक्शन नंबर 18, ठीक है। सेक्शन नंबर 18 एक बार बेयर एक्ट हाथ में ले लेता हूं, क्या है सेक्शन नंबर 18। हाँ रुकिए, होमवर्क देके जा रहा हूं, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, सेक्शन नंबर 18 आपको पढ़ना है। रिपील का ये प्रावधान बताता है, एकदम इजी, अभी खत्म कर लीजिएगा मेरे लेक्चर के बाद। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन, अरे ये 16 जो है आपका, जो सेक्शन 16 है आपका, 16, 17 देख लीजिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इस तरह के प्रावधान है इन गुड फेथ, इन सभी को आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आप सभी को एक और अच्छी बात बता दूं क्या, बोलो एक और अच्छी बात बताऊं लास्ट में। अगर आप सभी को थोड़ा कंफ्यूज होकर पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा, 2 क्लासें मैंने फ्री क्लास में ली हुई है। 2 क्लासें मैंने फ्री क्लास में, स्पेशल क्लास में इसी की ली हुई है। कहां पर आपको मिलेगा, स्पेशल क्लास में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करके आप ढूंढ सकते हैं, जहां पर मैंने पूरा एक्ट पढ़ाया आपको 18 तक। लेकिन इसको मैंने और समराइज वे में पिक्टोरियल फॉर्म में आज पढ़ाया है, जो यहां तक आप पढ़ लीजिएगा। इसके आगे का पढ़ने के लिए आप फ्री क्लास में चले जाइए, वहां पर 2 क्लासें मैंने डाउनलोड करी हुई हैं। 2 क्लास में आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, और ऐसे ही और नए एक्ट्स को जुड़ने के लिए कल नहीं परसों मैं आप सभी लोगों से फिर मिलूंगा। कल नहीं मिलूंगा, परसों फिर मिलूंगा। वो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो कौन सा कानून लगेगा, आईपीसी का मिस्चिफ आएगा उसके अंदर, आईपीसी का मिस्चिफ। तो बने रहिएगा, 45 मिनट का अगला सेशन लूंगा, कल नहीं परसों। सो आज के लिए इतना ही साथियों, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।